तो मेरी स्क्रीन भी आपको नजर आएगी एंड वॉइस का कोई इशू होता है तो प्लीज लिख दीजिएगा, बट मे बी मुझे कैमरा जो है वो मैं ना ऑन कर सकूं, तो इसलिए किसी भी किस्म का कोई इशू या परेशानी हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, तो एक मिनट, बाकी लोग चले हमें तब तक ज्वाइन करते हैं। हम आज अपने पिछले टॉपिक को सबसे पहले कंक्लूड करेंगे, जिसमें कि हमने पाकिस्तान इंडिया रिलेशन के हवाले से बात की थी। उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसको हम समझेंगे जहां पर हम लोगों ने उसको छोड़ा था। और फिर उसके बाद हम आज जो है वो पाक चाइना रिलेशन का, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो थोड़ा सा स्टार्ट जो है वो करेंगे। देखिए, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस के हवाले से लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन की थी, एक मिनट मुझे जरा प्लीज होस्ट बना दीजिएगा सो दैट कि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। चलें, दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो पाकिस्तान इंडिया रिलेशन के हवाले से हम लोगों ने लास्ट टाइम जो बात स्टार्ट की थी, उसके अंदर हमने डिफरेंट की एलिमेंट्स को डिस्कस किया था, डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने देखा था। हमने ये देखा कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को जब हम डिफाइन करते हैं तो पाक इंडिया रिलेशन के अंदर जो पहली चीज हमें देखने को मिलती है, एक मिनट जरा मैं इसका बढ़ा दूं साइज। पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस को बेटा हम डिफाइन करते हैं साइकिल ऑफ कॉन्फ्रंटेशन। इसका क्या मतलब है साइकिल ऑफ कॉन्फ्रंटेशन? या फिर हम ये कहते हैं कि फेल्ड डिप्लोमेसी और इस किस्म की चीजें, कि हम जब इन ताल्लुकात को हिस्ट्री में ट्रेस बैक करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। या हमें कुछ ऐसे टाइम पीरियड्स भी मिलते हैं कि जब हमने इसमें मुख्तलिफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताए थे कि डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर एफर्ट्स करने की कोशिश की गई है। जब हम डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर एफर्ट करने की कोशिश करते हैं बच्चे, तो उन डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर एफर्ट करने में सबसे पहली चीज हमने ये बताई थी कि आप लोगों को अगर हम देखें तो आगरा समिट होता है या लाहौर डिक्लेरेशन होता है या आपकी जो है वो जितनी भी डायलॉग्स होते हैं उनका कोई खातिर खा नतीजा या रिजल्ट नहीं निकलता। अब एक चीज जो आज हमने डिस्कस करनी है, जहां पे हमने लास्ट बात छोड़ी थी, वो है कश्मीर इशू का रीसेंट स्टेटस। और फिर बेटा हमने पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन में जो दूसरी चीज डिस्कस करनी है, जो हमारी डिस्कस करने वाली है, वो है हाइड्रोपॉलिटिक्स। हाइड्रोपॉलिटिक्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर रिलेशंस हैं पाकिस्तान और इंडिया के, उनमें क्या मामलात हैं, उसको भी हम समझने की और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। कश्मीर इशू के रीसेंट स्टेटस के ऊपर जब हम आते हैं, तो आप अगर देखें तो सबसे पहली चीज जो हमें देखने को मिलती है कि पाकिस्तान और कश्मीर के जब हम ताल्लुकात को, पाकिस्तान का जब स्टांस हम कश्मीर के ऊपर देखते हैं और पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात को हम इस लेंस से देखते हैं, तो हिस्ट्री में हमने ये चीज ट्रेस बैक की थी कि सिंस इंसेप्शन हम इस कंपोनेंट को देखते आए हैं कि हम कश्मीर कॉज के लिए, कश्मीरियों के हकूक के लिए लड़ रहे हैं। कश्मीर कॉज के लिए हमारा यही स्टांस है कि कश्मीर के कॉज के लिए जो कश्मीरी चाहते हैं, यानी कि उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो जो उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, वो उनको जो दिलवाना है, दैट इज द मेन थिंग कि पाकिस्तान यही चीज सपोर्ट कर रहा है। और पाकिस्तान का जो स्टांस है, पाकिस्तान का स्टांस वही स्टांस है कि जो यूनाइटेड नेशन के फोरम से है, यूनाइटेड नेशन जिस चीज को सपोर्ट कर रहा है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, पाकिस्तान इंडिया और यूएन की क्या पोजीशन है कश्मीर के ऊपर। पाकिस्तान की जब हम पोजीशन ऑन कश्मीर की बात करते हैं बेटा, तो उसके ऊपर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं? वो ये आते हैं कि पाकिस्तान की पोजीशन ऑन कश्मीर ये है। पहली बात, पहली बात है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब इनका जो हक खुदरादियत है, और ये चीज बेटा यूनाइटेड नेशन भी सपोर्ट करती है। यूनाइटेड नेशन के चार्टर में और मुख्तलिफ रेजोल्यूशन के थ्रू
इस बात को यहां पर कहा गया है कि भाई राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन आपके कश्मीरियों के पास होगा, तो पाकिस्तान इस चीज को सपोर्ट करता है, स्टांस के साथ खड़ा है। दूसरी चीज, पाकिस्तान ये कहता है कि इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है। इंडिया का कश्मीर के ऊपर जो कंट्रोल है वो इलीगल है, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। रियासत की तरफ से दहशतगर्दी है। तीसरी बात, पाकिस्तान सपोर्ट करता है कश्मीरीज को, वो इनोसेंट है जी। अब ये तो पाकिस्तान की पोजीशन है कश्मीर के ऊपर, इंडिया की क्या पोजीशन है? इंडिया कहता है कि कश्मीर का 1951 के इलेक्शंस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हुए, वो वाज़ेह तौर पर इस चीज की निशानदेही करते हैं कि कश्मीर ने अपना राइट ऑफ चॉइस यूज करते हुए इंडिया को चूज किया। स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का मतलब बच्चे ये होता है कि एक रियासत किसी दूसरी रियासत के अंदर दहशतगर्दी के फरोग के लिए कोशिश कर रही है। जैसे कि आप कहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर हम ये देखते हैं कि वहां पे स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हो रहा है कि बैरूनी जो आपकी रियासतें हैं वो इसमें शामिल है। तो इंडिया ये कहता है कि कश्मीर ने का जो राइट टू चूज है वो तो उसने इस्तेमाल कर लिया 1951, लिहाजा कश्मीर पार्ट ऑफ इंडिया है। कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। और वो कहता है कि हम कश्मीर की इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट चाहते हैं। आगे चल के बेटे आपको पता चलेगा, जब वो स्पेशल स्टेटस खत्म करने की बात करते हैं, स्पेशल स्टेटस है क्या वो भी हम देखते हैं, तो वो यही कहते हैं कि हम कश्मीर के अंदर क्या करना चाहते हैं, हम कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट चाहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि कश्मीर पार्ट ऑफ इंडिया है, कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। राइट टू चूज में बच्चे वो ये कहते हैं कि इंडिया क्लेम करता है कि कश्मीरीज ने अपना राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपना वोट का हक, अपना वोटिंग राइट 1951 में इस्तेमाल कर लिया है। 1951 में इन्होंने एक आप कहें कि टैपर्ड इलेक्शन कराए थे, जिसके अंदर आप कहते हैं ना कि धांधली शुदा, जिसमें कि आपकी वही रियासत इंडिया ने अपने जो अजाइम थे उनके मुताबिक। हालांकि इस चीज को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजेक्ट करती है और वो कहती है कि यूनाइटेड नेशन या कोई थर्ड पार्टी उसकी जब तक सरबराही के अंदर नहीं होगा, प्लेबिसाइड या वोट नहीं होगा, तो उसको नहीं माना जाएगा। अब यहां पे बेटे हमारे पास पोजीशन क्लियर होती है और इसी दौरान फिर अब एक इंसिडेंट होने जा रहा है, उसको हम देखते हैं, जो कि सबसे रीसेंट चीज है कश्मीर इशू के ऊपर, और कश्मीर इशू में जिसके हवाले से बात हो सकती है, कश्मीर इशू में जिसके हवाले से कुछ की एलिमेंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं कि जो डिस्कस हो सकते हैं, और वो है स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर। अब जब हम स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर के हवाले से बात करते हैं, तो स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर आपको मालूम है कि यूनाइटेड नेशन ने इसको किसी के साथ जब इलाक नहीं किया, तो इसका मतलब है कि कश्मीर का अपना कोई एक इंडिपेंडेंट स्टेटस है, कश्मीर अपनी एक अलग थलग पहचान रखता है, कश्मीर की एक अपनी स्टैंडिंग है, कश्मीर की एक अपनी पोजीशन है। उसी चीज को हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं और उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कश्मीर की वो स्पेशल स्टेटस इंडिया ने कैसे खत्म किया,
क्यों खत्म किया, और फिर पाकिस्तान इस चीज के ऊपर क्यों गुस्से है, और पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात उसके बाद क्यों इतने ज्यादा हमें खराब होते हुए दिखाई देते हैं। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ हर किस्म का जो रिलेशन है, जो बायलैटरल कट ऑफ है, जिसको हम कहते हैं कि एक कोल्ड डिप्लोमेसी हमारी चल रही है, एक खामोश पीरियड है, जिसमें कि दोनों तरफ से कोई भी ऐसा की एलिमेंट या कोई कंपोनेंट नहीं हो रहा कि जिसको हम देखें, जिसको हम फोकस करिए, जिसके ऊपर कुछ प्राइमरीली की एलिमेंट्स जहां पर हम एड्रेस कर सकें। इसी चीज को अब हम आगे लेके चलते हैं और इसके अंदर जो बुनियादी की एलिमेंट्स हैं उनको पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कि हमने इसमें क्या कुछ और करना है। सवाल आपका 2025 का जो है उसको भी मैं साथ में आज देखो बताती हूँ आपको कि करंट अफेयर के उस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है और हम उसको किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है जी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अच्छा जी, अब हम रीसेंट स्टेटस पे आ गए। लेट मी इरेज। एक मिनट दे। अच्छा जी, आ जाओ जी स्पेशल स्टेटस की तरफ। अब आते हैं स्पेशल स्टेटस में क्या हुआ, कैसे हुआ। कश्मीर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्रूशल है पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए। अगर हम देखें तो हमारे बहुत सारे जो वाटर्स है, वाटर की जो ट्रिब्यूटरीज है वो वहां से फूटती हैं। लेकिन क्या होता है, 5 अगस्त 2019 स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर को एब्रोगेट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, अबॉलिश कर दिया जाता है। उसके बाद कश्मीर के अंदर जो भी हो रहा है बड़े डेडलियस किस्म की चीजें हैं, जिसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि इंडिया का कंट्रोल बढ़ गया। इंडिया ने क्या किया, सबसे पहले तो वहां पर लॉकडाउन, मीडिया ब्लैकआउट, मीडिया पे कोई चीज नहीं दिखाई जा रही जी। डेमोग्राफिक इश्यूज। अच्छा बेटा, डेमोग्राफिक इश्यूज समझे। डेमोग्राफिक इश्यूज ये होता है, मैं उस स्पेशल स्टेटस की तरफ आती हूँ कि भाई इलीगल स्टेटमेंट। डेमोग्राफिक में ये होता है कि आप किसी चीज की, किसी टेरिटरी का डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। डेमोग्राफी चेंज करने से मुराद ये है कि वहां पर है मुस्लिम मेजोरिटी कम्युनिटी। आप इस किस्म के चेंजेस लाएं और आप इस किस्म के की एलिमेंट्स करें कि जिसके नतीजे में वहां पे आप मिसाल के तौर पे डोमिसाइल चेंज करने की बात करें, या किसी भी तरीके से लोगों की जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करें, कि वो आप मुस्लिम मेजोरिटी एरिया जो है, अब यहाँ पर मुस्लिम ज्यादा है ना, ये अब मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, आप डेमोग्राफिक शिफ्ट करके इसको हिंदू मेजोरिटी में कन्वर्ट कर दें। मैम ये पॉइंट कौन रिपीट करेंगी, समझ नहीं आ रहा। अच्छा मैं करती हूँ। अब डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, डेमोग्राफिक का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर आप समझें तो सबसे पहली चीज ये है कि फॉर एग्जांपल अब आप ये कहते हैं कि वहां पे पाकिस्तान जो है दैट इज मुस्लिम मेजोरिटी, यहाँ पर मुसलमान ज्यादा है। अब आप इसके अंदर क्या करें कि लोगों के डोमिसाइल चेंज करके आप वहां पर हिंदुओं को रहने की इजाजत दे दें, आप वहां पर मुसलमानों का कत्ल आम करना शुरू कर दें, तो मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएंगे, मुसलमान कम हो जाएंगे, और जो दूसरी कम्युनिटी है यानी कि हिंदूज हैं वो क्या हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये डेमोग्राफी चेंज हो गई है। डेमोग्राफी क्या चेंज हुई है, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया हिंदू मेजोरिटी एरिया में शिफ्ट हो गया है। अब हम आते हैं स्पेशल स्टेटस के अंदर। स्पेशल स्टेटस को समझने के लिए दो चीजें जो कि आपने अंडरस्टैंड करनी है, पहले हम उन आर्टिकल्स को समझते हैं। उन आर्टिकल्स को समझते हैं और समझने के बाद हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आर्टिकल 370 क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं आर्टिकल 370,
और फिर हम समझते हैं आर्टिकल 35A, और फिर हम देखते हैं कि उसके साथ हुआ क्या। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अगर हम पहले जर्नल मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूं कि 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेटे कश्मीर इशू के ऊपर ही बात कर रहे हैं फिलहाल। हमने दो चीजें डिस्कस की हैं कि पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर क्या स्टांस है और इंडिया कश्मीर के ऊपर क्या कहता है, और अभी हम कश्मीर का जो रीसेंट इशू है उसके ऊपर आ रहे हैं। अभी हम इसके स्पेशल स्टेटस को डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको किस तरीके से स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर को एब्रोगेट किया गया और उसके बाद क्या मसाइल हुए, लॉकडाउन हुआ, मीडिया ब्लैकआउट हुआ, डेमोग्राफी के चेंजेस आए। अब पहले सुन लें, सिर्फ जस्ट लिसन टू इट। 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल स्टेटस कश्मीर का खत्म किया, आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले अब हमने समझना है कि आर्टिकल 370 क्या है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए, आपका जो आइन है उसके अंदर मुख्तलिफ आर्टिकल्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान का आइन है, तो पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल नंबर 8 से लेकर 28 तक फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हैं। राइट ऑफ लाइफ है, लिबर्टी है। अब ये है कि इसके अंदर जो बुनियादी तौर पे इंडियन गवर्नमेंट के इस एक्शन से कम्युनिकेशन खत्म हो गई, बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पे डिप्लॉय कर दिया गया, और आप कहें कि कर्फ्यू नाफिज हो गया। अब यहां पर तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। आर्टिकल 370 है क्या? आर्टिकल 370 बुनियादी तौर पे कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता है। Article 370 of Indian Constitution gave special status to Jammu and Kashmir. इसका क्या मतलब है? यानी कि आर्टिकल 370 ये कहता है कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अलग आइन होगा, आ स्टेट फ्लैग, अपना एक झंडा होगा, एंड ऑटोनमी, खुद मुख्तारियत होगी ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। अंदरूनी मामलात के अंदर जो भी हैं, मिसाल के तौर पे किसी भी किस्म की चीज है, आप एजुकेशन है, हेल्थ है, या अब आपके इंटरनल मैटर्स। इसमें आर्टिकल 370 में ये कहा गया था कि भाई बुनियादी तौर पे, या आर्टिकल 370 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए था कि इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया, स्पेशल प्रोविजन दी गई कि ये एम्पावर है, ये इंडियन क्या कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी चीजें अपने ऊपर अप्लाई करना चाहता है या नहीं करना चाहता। ओरिजिनली जो उसका टेक्स्ट है वो ये है कि प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ये दिस सिंपल, आप इसको इन अल्फाज में याद रखें कि ये आपके कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता है, ये ऑटोनॉमी की बात करता है। आर्टिकल 370 आपकी इतनी डिटेल की वैसे आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको जर्नली बता देती हूँ। आर्टिकल 370 6 स्पेशल प्रोविजंस देता है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ये अब सबसे पहले देता है एग्जामिशन। किस चीज की एग्जामिशन? कश्मीर को ये एग्जामिशन देता है, ये छूट देता है कि वो इंडिया के पूरे आइन को फॉलो नहीं करेगा, उसके पास पावर है कि वो अपना अलग आइन बना सकता है। उसके बाद ये इसको, ये देखें, लेजिस्लेटिव पावर्स देता है, कानून साजी की पावर देता है कश्मीर को कि भाई आप कानून साजी कर सकते हैं।
अलॉन्ग विद इट इसकी अपनी ऑटोनॉमी होगी, शनाख्त देता है। आप सिर्फ ये याद रखें, इतनी ज्यादा हमने इसकी डिटेल नहीं पढ़नी। अब क्या हुआ कि इस स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया गया। अब ये बड़ा एक परेशान कुन मरला है। देखिए, स्पेशल स्टेटस है और वो खत्म कर दिया जाता है। अब आर्टिकल 370 तो आपको आई होप समझ आ गया। आर्टिकल 35A भी समझिए, उसके ऊपर भी बात करते हैं। एक मिनट। जी हाँ, अदर थ्री प्रोविजन आयशा इसी के हवाले से थी कि वो कनकरेंस के ऊपर थी कि भाई आपकी जो कश्मीर की गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट की बात मानेगी तो किस हद तक मान सकती है, उसकी क्या से है वो। उसमें आप इतनी ज्यादा अगर डिटेल में जाएंगी तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो आई वुड से कितना ज्यादा आप उसकी डिटेल में ना जाए। अच्छा, अब हम आते हैं आर्टिकल 35A के ऊपर, और फिर हालात कैसे खराब हुए, क्या हुआ, इसके ऊपर भी बात करते हैं। अब जो 35A की हमने बात करनी है, देखिए ये दो चीजें अब सबसे ज्यादा रेलेवेंट हो गई हैं। कश्मीर का इशू, कश्मीर को कहा जाता है, कश्मीर के सवाल को, कि कश्मीर इज एज ओल्ड एज न्यू। कश्मीर जितना पुराना है उतना ही नया है। इसलिए अगर आप देखें तो 2025 के पेपर के अंदर भी आपको पाकिस्तान और पाकिस्तान इंडिया रिलेशन के अंदर ना कश्मीर के अलावा कुछ रह ही कोई नहीं किया। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात पढ़ रहे हैं और आप इंडिया को निकाल के पढ़ रहे हैं तो आप कुछ नहीं पढ़ रहे। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान इंडिया रिलेशन के अंदर हम कश्मीर काज को, ये कश्मीर इशू को किस तरीके से डिस्कस करते हैं। कश्मीर इशू को डिस्कस करना वहां पे, अब आप कहें कि कंटेम्प्रेरी अफेयर्स के अंदर, करंट अफेयर्स के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के अंदर अगर कोई चीज बचती है तो वो कश्मीर बचता है। अब आप लोगों ने जब कश्मीर को प्रिपेयर कर लेते हैं और कश्मीर की कॉजेज को, कश्मीर को एक होलिस्टिकली आप देख लेते हैं, तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि अब आप कश्मीर के ऊपर रिकमेंडेशंस कैसी देते हैं। देखें, रिकमेंडेशंस बड़ी हमारे पास आई हैं। हम ओवन डिक्सन से लेके मुशर्रफ फार्मूला तक आए हैं। हमने सारी की सारी यूएन की तरफ से होने वाली एफर्ट्स को भी देखा है, लेकिन हमें किस चीज की जरूरत है, हमारा क्या सोल्यूशन हो सकता है, इस चीज के ऊपर आपको समझना बड़ा जरूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। आर्टिकल 370 अब हमने जब अंडरस्टैंड कर लिया और आर्टिकल 35A की तरफ आते हैं और पहले उसके टेक्स्ट को समझते हैं। लेकिन जब आपको आर्टिकल समझ आ जाता है, जनरली तो आप पढ़ते हैं जी फलाने की एब्रोगेशन, फलाने की एब्रोगेशन हो गई, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या असरात आती हैं, दैट इज द पॉइंट जिसको हमने देखना है और अंडरस्टैंड करना है। अच्छा जी, फास्ट फॉरवर्ड आगे चलते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारा सेकंड की एलिमेंट हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आप एक मिनट आपके साथ। बेटा सब सिक्स प्रोविजंस आपने, जरूरी नहीं है कि आप सारी करें। आर्टिकल 370 बुनियादी तौर पे ऑटोनमस स्टेटस देता है जम्मू एंड कश्मीर को। ये रिस्ट्रिक्ट करता है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द इंडिया को कि किस हद तक वो इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आपने पूरी 6 की 6 नहीं करनी, वैसे तो उसमें 6 प्रोविजंस हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ये कह रही हूँ कि आपने सारी की सारी तो नहीं करेंगे, क्योंकि आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इसको स्पेशल स्टेटस इन सेंस ये देता है वो 3 चीजें जो मैंने पहले बताई थी, कि इसका एक सेपरेट फ्लैग होगा, इसके अपना कॉन्स्टिट्यूशन ये बना सकता है, और उसके बाद इसका जो इंटरनल मैटर्स है उनके ऊपर इसका लेजिस्लेटिव कंट्रोल होगा। बेटा कमिंग टूवर्ड 35A, आर्टिकल 35A जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वो आर्टिकल है जो एम्पावर करता है जम्मू एंड कश्मीर को, या जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स को, जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट्स लेजिस्लेचर को टू डिफाइन, अब इस चीज पे गौर कीजिएगा, परमानेंट रेजिडेंट्स, कि कौन से लोग हैं
जो कश्मीरी शहरी हैं। इस तरह कहते हैं ना कि कौन है कि जिनके पास अब ये अमेरिकन नेशनैलिटी होगी, मिसाल के तौर पे 10 साल वो अमेरिका में रहा है, उसने ये किया है वो किया है। तो आर्टिकल 35A, बेटे हमारे पास जो इंडियन गवर्नमेंट ने इस लॉ को जो स्क्रैप किया, लॉकडाउन लगाए वगैरह वगैरह, तो बुनियादी तौर पे ये आर्टिकल स्क्रैप करने के पीछे जो उसका मोटिव था वो ये था, डेमोग्राफी चेंज करना। अब आर्टिकल 35A जो है वो बुनियादी तौर पे प्रेसिडेंट के ऑर्डर से आया था, और इसके अंदर आर्टिकल 370 भी जो कि स्पेशल स्टेटस के लिए था कि कश्मीरियों को स्पेशल स्टेटस मेंटेन रखा जाएगा। और परमानेंट रेजिडेंट की क्या डेफिनेशन है, किनको परमानेंट कहा जाएगा, मिसाल के तौर पे जो कश्मीरी शहरी हैं। अब ये आर्टिकल बुनियादी तौर पे परमानेंट रेजिडेंट लॉ जो है कि जो फीमेल रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, वो अगर मैरी करती हैं पर्सन आउटसाइड द स्टेट, तो इसका मतलब ये है कि वो अब वहां की शरीयत नहीं रखती, वहां से वो अब वो शख्स आके जमीन नहीं खरीद सकता। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस चीज को चेंज कर दिया। इस चेंज के पीछे मकसद ये है कि अब हमने क्या करना है, वो सिटीजनशिप का जब स्टेटस चेंज करेंगे तो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस आएगा। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस जो है ये इसलिए आएगा कि भाई अब मुस्लिम मेजॉरिटी चेंज हो जाएगी, या वो जो स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस हैं जो हर किसी को नहीं अवेलेबल है, वो इन परमानेंट रेजिडेंट्स को मिलेंगे। सो ये जो 35A है बेटा, इसका टेक्स्ट ये है, क्लास ऑफ पर्सन जो कि परमानेंट है, और ये परमानेंट रेजिडेंट्स जो है इनको स्पेशल राइट्स मिलेंगे, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगी रियासत की गवर्नमेंट के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब इसमें याद रखिएगा वो है एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जमीन खरीद सकते हैं वहां पे। एम्प्लॉयमेंट, स्कॉलरशिप्स, जॉब्स सब हासिल कर सकते हैं। और परमानेंट रेजिडेंट्स के हवाले से वो ये कहते हैं कि भाई ये वो लोग हैं who has been a resident of state for 10 year। एक तो पैदाइशी है ना, और दूसरे कौन है? जी जी बेटे, आपको समझ आया? यहां तक बेटे, अब इसको आपने हमने अभी तक दो चीजें डिस्कस की, अब हम आगे चलते हैं। मैम जिस प्लीज इस पॉइंट कीजिएगा। जी जी तो वहां पे जो रेजिडेंट हैं उनको प्रॉपर्टी मिलेगी और गवर्नमेंट जॉब हाँ मिलेंगी, या जी, फिर ये यानी कि स्पेशल स्टेटस है ना ये जो, कि भाई वो जो परमानेंट रेजिडेंट हैं, वो जो कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी हैं जिनको कि आर्टिकल 35A के तहत डिफाइन किया जाएगा, वो वहां पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। जी मैम, ओके। अब देखिए ना, अब आप किसको एक कंसेप्ट समझ आएगा कि अब ये स्टेटस चेंज करने के पीछे क्या है, कैसे है, कौन से की एलिमेंट्स हैं, क्यों किया गया, अब हम उस तरफ जाएंगे। मैम ये एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज में क्या था?
कि वो बुनियादी तौर पे वहां पर जमीन खरीद सकते हैं ना, जी जी। एक्वायर मैम कर इट सकते मीन्स हैं। मैम इट मीन्स कि जो उसके बाद हिंदूज वहाँ पे मूव करेंगे उनको भी परमानेंट रेजिडेंट्स का स्टेटस मिल जाएगा। हाँ, अब इन्होंने क्या किया है कि इसको जब खत्म किया है तो वहां पर जो हिंदू आएंगे वो क्या करेंगे कि वहां का डोमिसाइल एक्वायर कर सकते हैं। तो यही बात है ना कि ये डेमोग्राफिक शिफ्ट आएगा। तो अब ये जो राइट है वो लेजिस्लेशन के पास नहीं रहा कश्मीरियों के पास, कि वो नहीं डिफाइन करेंगे कि कौन जी, परमानेंट दैट्स द रेजिडेंट। थिंग। ओके दैट्स द थिंग कि ओके मतलब इनसे ना वो लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई है। ओके, थैंक यू। मैम मतलब सिंपली ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 35A को भी अमेंडमेंट आ गई है उसके अंदर भी इन लोगों ने, या उसको भी रिवोक कर दिया है। आर्टिकल 35A और 370 को एब्रोगेट, खत्म कर दिया ऑल टुगेदर। ठीक मैम। अब इसको करने के पीछे आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो वो एक चीज है ना कि जिसको आप कहते हैं कि क्यों किया ऐसा, तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि अपने साथ लगाने के लिए या अपने साथ जोड़ने के लिए, यानी कि कश्मीर को अपने साथ जोड़ने से मुराद ये कि इसको लीगलाइज करने के लिए कि कश्मीर जो है दैट इज द पार्ट ऑफ इंडिया। और मैम अगर प्लेबिसाइड भी होता है तो फिर भी वो फेल हो जाएगा क्योंकि वहां पे मेजोरिटी डेफिनेटली, हिंदूज की हो क्योंकि जाएगी। डेमोग्राफिक शिफ्ट आ जाएगा। यस। अच्छा, अब हम आते हैं कि हुआ क्या है जी। बेटे, करंट स्टेटस जो कश्मीर का है, अगर हम स्पेशल रेफरेंस से देखें कि करंटली कौन सी चीजें हुई हैं, तो सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ कि इन्होंने, इंडिया ने एक्सपैंड किया अपने आप को कश्मीर के अंदर। इंडिया की एक्सपेंशन स्टार्ट होगी। अब इंडियन एक्सपेंशन की जब हम बात करते हैं, कश्मीर के अंदर पोस्ट 2019 2019 के बाद कश्मीर जी बड़ा आपको पता है क्रूशल है, लेकिन जब रिवोकेशन हुआ, जो मैंने पीछे आपको बताया एब्रोगेशन हुआ स्पेशल स्टेटस का, तो कश्मीर के लिए इंडिया की पॉलिसी चेंज हो गई। 2020 में वो लेकर आए डोमिसाइल लॉ। अब ये जो डोमिसाइल लॉ है, इसकी वजह से क्या हुआ? डेमोग्राफिक चेंज। कौन सा डेमोग्राफिक चेंज? नॉन कश्मीरीज अब सेटल हो सकते हैं रीजन के अंदर। मीडिया ब्लैकआउट। इंटरनेट बंद हो गया, यानी कि आप उसको दुनिया से अलग कर दिया गया। सबसे बड़ी बात, कर्फ्यू लगाया गया और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि मोदी की आइडियोलॉजी, जो कि आरएसएस आइडियोलॉजी है, उसको इंस्टॉल कर दिया गया। अब इन्होंने ये कैसे किया? स्पेशल स्टेटस खत्म किया। आपको थोड़ी सी एनालिसिस भी तो पता होनी चाहिए कि ये कैसे कर सकते हैं। इन्होंने कौन से स्टेप्स लिए? अब उन स्टेप्स की तरफ आते हैं। स्टेप्स में बच्चे, सबसे पहले इन्होंने 3 की स्टेप्स लिए। स्टेप्स टेकन टू रीवोक, इस स्पेशल स्टेटस को खत्म करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए, कैसे किया इंडिया ने ये? लास्ट पॉइंट बेटे मैंने कौन सा बताया है? अब लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहां पे जो बंदा तैनात किया है, यानी कि वो मोदी आइडियोलॉजी, मोदी की जो आइडियोलॉजी है ना, एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि मोदी की जो पार्टी है जिसका नाम है बीजेपी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, अब उसकी एक आइडियोलॉजी है। आरएसएस आइडियोलॉजी जो है इसको कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ।
ठीक है, ये एक आइडियोलॉजी थी। अब मैं डिटेल में चली जाऊंगी, लेकिन चलें आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये होती है बेटा आरएसएस आइडियोलॉजी। ये जो आरएसएस आइडियोलॉजी है ना, इसको कहते हैं राष्ट्रीय स्वयं स्वयंसेवक संघ। अब इस आइडियोलॉजी का ये कह यानी कि ये अब आइडियोलॉजी जो है ना, ये एक इदारा था जो 1925 में बना था। और बनाने वाला जो बंदा था, उसका नाम यही था कि वो केसवक ब्रिलान था। एक फिजिशियन था इंडिया के अंदर। और उसने मुख्तलिफ, जिस तरह आप कहते हैं ना कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी है कि उसने राइटिंग्स लिखी, इसी तरह ये एक हिंदू था। और हिंदू नेशन के लिए इसने मुख्तलिफ किस्म की किताबें लिखी, मुख्तलिफ चीजें लिखी, हिंदुइज्म को प्रमोट किया, कास्ट सिस्टम को जो है वो बहुत ज्यादा इसने फोकस किया। तो ये जो आरएसएस आइडियोलॉजी है ना, ये आइडियोलॉजी है मोदी की पार्टी की, जिसका नाम है बीजेपी। अब ये जो आइडियोलॉजी है, ये मुसलमान दुश्मन आइडियोलॉजी है। और इस मुसलमान दुश्मन आइडियोलॉजी के अंदर ये बड़ी कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी है। मोदी की पार्टी का नाम है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। अब ये जो बेटे भारतीय जनता पार्टी है, अब ये बुनियादी तौर पे इनका कंजर्वेटिव लोग हैं, ठीक है, हिंदुइज्म को प्रमोट करते हैं, हिंदू फर्स्ट, हिंदू पहले, बाकी लोगों को अछूत समझते हैं, नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं। तो इसी आइडियोलॉजी का एक बंदा कश्मीर में गवर्नर तैनात किया गया है। समझ आ गई ये चीज? यस मैम। 4 पॉइंट जो पूछ रहे थे। यस मैम, समझ आ गई है। सबको आगे? ठीक है, ओके। अब स्टेप्स कौन से लिए? आपने जब एनालिसिस बनाना है या आपसे कोई सवाल पूछे, इंटरव्यू के भी सवाल होते हैं आगे चल के कि भाई किया कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बंदा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ले आए। स्टेप बेटा 3 प्रोन स्टेप्स है। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स। आईनी तौर पे कौन से स्टेप लिए गए हैं। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स। और तीसरा है डिप्लोमेटिक स्टेप्स। अब जब मोदी ने कैंपेन चलाई, जब इसने कहा कि मेरे लिए वोट करें, मैं इलेक्शन में आ गया हूं जी, तो जाहिर बात है जब ये कहते हैं कि हाँ भाई, अब जिस तरह ट्रंप आया तो ट्रंप कहता था मैं यूक्रेनियों के लिए, मैं फलस्तीनियों के लिए ये कर दूंगा, मैं उन क्राइसिस को इस तरह मैनेज करूंगा, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ये अब क्या होते हैं? ये क्लेम्स होते हैं। अब मोदी ने जब वोट हासिल करना था इलेक्शन में आने से पहले, मोदी ने कहा कि भाई मैं कश्मीर का ये कर दूंगा, कश्मीर को इंडिया के साथ इल्हाक करूंगा। ये उसके क्लेम्स में शामिल था। अब कॉन्स्टिट्यूशनली बेटे क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनली ये हुआ कि प्रेसिडेंट की तरफ से ऑर्डिनेंस जारी करवाया गया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है? देखिए, आपके पास कानून की जबान में हम कहते हैं कोई चीज है एक्ट, कोई चीज है लॉ, कोई चीज है ऑर्डिनेंस, और कोई चीज है बिल। पॉलिटिकल साइंस के कंसेप्ट में सब नहीं बताती, मैं सिर्फ ऑर्डिनेंस पे बात करती। बेटा, ऑर्डिनेंस आपके प्रेसिडेंट के पास, आपके सदर के पास एक इमरजेंसी पावर होती है। इमरजेंसी पावर से मेरी मुराद ये है कि आपके का जो सदर होता है, अगर उसको लगे कि मुल्क के अंदर हालात खराब हैं,
पहली चीज। या जिसको हम कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, या तो ये है, या असेंबली नॉट इन सेशन। आप कहते हैं ना नेशनल असेंबली का सेशन हो रहा है, लेकिन इलेक्शन से पहले आपकी ये असेंबलियां 40 दिन पहले खत्म हो जाती हैं, तहलील हो जाती हैं। जब ये दो चीजें हों तो प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है कि वो कोई भी कानून बना सकता है वाई ऑर्डिनेंस। वो कहता है मैंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इस ऑर्डिनेंस की कंडीशन ये होती है कि ये ऑर्डिनेंस या तो मुल्क में हालात खराब है या असेंबली इन सेशन नहीं है, और दूसरी बात यह कि इस ऑर्डिनेंस की जो मुद्दत होती है, जो जिंदगी होती है, वो 120 डेज होती है। खैर, ये मैं ऑर्डिनेंस के बारे में आपको इसलिए समझा रही थी कि आपको पता हो कि व्हाट इज ऑर्डिनेंस। अब हम ये देखते हैं कि इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया और इस ऑर्डिनेंस के जरिए, इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए क्या काम किया, 370 और 35A को एब्रोगेट कर दिया। सॉरी, जो स्पेशल स्टेटस देता है जम्मू एंड कश्मीर को। और फिर फौरन, क्योंकि मैंने कहा था ना 120 दिन इसकी मुद्दत है, तो इसका मतलब 120 दिन के बाद तो खत्म हो जाएगा। सॉरी, लेकिन अगर आप इस ऑर्डिनेंस को असेंबली में ले जाएं, यानी कि आपकी असेंबलियां आ गई हैं, जिस तरह की आपका मिसाल लें पाकिस्तान के अंदर हदूद ऑर्डिनेंस, तो वो तो कब से है। तो अगर आपकी असेंबली आ गई है, यानी कि इलेक्शन हो गए, असेंबली बन गई, तो इन्होंने क्या किया कि असेंबली में अब अपने बोथ हाउसेस, लोअर हाउस और अपर हाउस से, देखें कि हमारी जो लेजिस्लेचर होती है ना पाकिस्तान की भी, जो मजलिस शूरा है, उसमें आपके दो हाउस हैं, नीचे आपकी नेशनल असेंबली है, ऊपर आपका सेनेट है। यहाँ पे भी अब आपके दो हाउसेस हैं। दो हाउसेस के अंदर अगर हम देखें तो इंडिया के जो दो हाउसेस हैं, उसमें अपर हाउस का नाम है राज्यसभा, जो कि आपका सेनेट है, और नीचे वाले का नाम है लोकसभा। ये सारे कंसेप्ट पॉलिटिकल साइंस के हैं। मैं इनको अगर पढ़ाने बैठ जाऊं तो मुझे लगता है मैं करंट अफेयर से बाहर निकल जाऊंगी। मैं जस्ट ये बता रही हूँ कि पहले इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कंपोनेंट को क्या किया कि ऑर्डिनेंस दिया, और फिर उसको असेंबली में से 2/3 अक्सरियत के साथ पास करवाया, और जब वो पास हो जाता है तो बेटा वो बन जाता है लॉ, वो कानून की हैसियत इख्तियार कर लेता है, और तमाम लोगों के ऊपर लाजिम होता है कि वो उस कानून को माने। ये चीज समझ आई आपको? मैम ये लास्ट वाला पॉइंट रिपीट करते हैं, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस। यानी कि असेंबली में से जब वो ऑर्डिनेंस पास करा लिया, तो वो अब लॉ, कानून की हैसियत इख्तियार कर गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि ये तो हो गया। अब इन्होंने डिप्लोमेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स कौन से लिए? इंतजामी लेवल पे क्या किया? बेटे, इंतजामी लेवल पे इन लोगों ने जो काम किया, वो पहला काम किया कि कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को बायफरकेट कर दिया, तकसीम कर दिया दो सेपरेट एंटिटीज में, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख को कहा कि ये यूनियन टेरिटरी है, यानी कि ये सरजमीन हमारी है, लेकिन इसके अंदर असेंबली नहीं है।
कानून साज। जम्मू एंड कश्मीर जो है यहाँ पर लेजिस्लेचर है, ये भी यूनियन टेरिटरी है यहाँ पे, लेकिन लेजिस्लेचर है। तकरीबन 70,000 से 80,000 फौजी ट्रूप्स डिप्लॉय करती है। कर्फ्यू इंपोज करती है। मैम किन दो उसमें किया था, काइंडली राइट कर देंगी? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, बस इतना याद रखें। पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया। मीडिया और इंटरनेट को ब्लैकआउट कर दिया। मैडम जो आप लिख रहे हो नजर नहीं आ रहा। अभी नहीं नजर आ रहा बेटा किसी को? नो मैम। नो मैम, नहीं, नहीं। काफी देर से एडमिनिस्ट्रेटिव मैम। स्टेप्स है, उसके बाद नहीं आ रहा। अभी देखिए। नो मैम। मैम ये स्टक है। अभी देखिए। नो मैम, कुछ भी नहीं। नो नो मैम। मैम। अच्छा दोबारा मैं इसको ना दोबारा शेयर करती हूँ। आप देखें। यस मैम। यस मैम। यस मैम, अब शो हुआ है। आप देखें इसको। मैम काइंडली ये पॉइंट्स जरा दोबारा रिपीट कर दी। मैं दोबारा करती हूँ। अब इसको नजर आ गया ना? सबसे पहले मैंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर जो है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया, बाइफरकेट किया गया, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। जो लद्दाख है वो यूनियन टेरिटरी, यानी कि उन्होंने कहा कि लद्दाख का जो एरिया है वहां पे किसी किस्म की कानून साजी नहीं होगी। कोई कानून साज आप कहेंगे लेजिस्लेचर को कहेंगे, असेंबली नहीं होगी। दूसरी तरफ जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है वहां पे लेजिस्लेचर होगी, यानी कि कंट्रोल लेजिस्लेशन इसको आप कह सकते हैं, कि कानून भी ऐसा बने कि जो कंट्रोल्ड हो। ऐसा ना हो कि यहाँ की, अब देखिए ना लद्दाख जो है ना, लद्दाख के अंदर क्या, जो आपने लद्दाख की अगर टेरिटरी को देखे तो लद्दाख में आपको क्या नजर आएगा? लद्दाख में आपको मुसलमान नजर आएंगे। पहला काम तो इन्होंने ये किया। दूसरा काम क्या किया कि लोगों को जेल में डाल दिया, कर्फ्यू लगा दिया, मीडिया ब्लैकआउट कर दिया। ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लिए हैं आपकी इंडिया की गवर्नमेंट ने कश्मीर के अंदर, यानी कि स्पेशल स्टेटस सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से रिवोक नहीं किया, उसको ऑन ग्राउंड भी कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है जी डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर। दुनिया ने कहा ना कि भाई यार ये क्या किया, गलत किया है। मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर आपको ब्लैक लैश आ रहा है कि भाई आपने तो इनका स्पेशल स्टेटस आप खा गए हैं। तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अब क्या कहेंगे? तीसरे लेवल पे अब ये क्या कहेंगे? अब क्या जवाब देंगे? अब डिप्लोमेटिक लेवल पे ना बच्चे, इनके दो नरेटिव्स हैं। कौन कौन से? एक इनका नरेटिव है डोमेस्टिक, जो कि घर के अंदर है, घर के लोगों को, इंडिया के अंदर जो अवाम है उनको जो ये बता रहे हैं। और दूसरा है फॉरेन, जो पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं। डोमेस्टिक में ये कहते हैं कि ये कश्मीरियों के लिए हमने किया है, कश्मीरीज के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं हम ये काम। कश्मीर में
दो खानदान जो टू पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी मोनोपोली को खत्म करना चाहते हैं। और दहशतगर्दी को खत्म करना चाहते हैं जो पाकिस्तान कर रहा है। और ताकि कश्मीर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। फॉरेन लेवल पे ये कहते हैं ये हमारे घर का मसला है, इंटरनल मैटर है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने तकरीबन 70 ममालिक का विजिट किया है और स्टेटमेंट्स जारी की हैं कि जो इंडिया की इस पोजीशन को सपोर्ट करती है। तीसरी चीज, इंडिया दुनिया के अंदर एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बदमाश है, क्लाउट है, इसलिए ये ममालिक इसके ऊपर बात नहीं करते। सऊदी अरेबिया जो है उसने $75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है। यूएई के साथ इसके ताल्लुकात बेहतर हैं। इंडिया तीसरी बड़ी मार्केट है यूएस और यूके की। तो भाई इंडिया, जब मैंने आपको पहले बताया था फॉरेन पॉलिसी के अंदर कि जब आपके इकोनॉमिक टाइज होते हैं ना तो आप अपने गाफ तो खराब नहीं करते ना। तो ये है इनका डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर स्टांस। यहां तक बेटे बताएं, समझ आया? अब आपको क्लैरिटी बिल्ड हुई है? एक्सक्यूज मी मैम, जी जी। ये लद्दाख और कश्मीर को डिफरेंट, जम्मू कश्मीर को डिफरेंट स्टेटस क्यों मिली? एक में लेजिस्लेशन है और दूसरे में नहीं। कंट्रोल लेजिस्लेशन के लिए, यानी कि कंट्रोल इंटरनल लेवल के ऊपर भी ना डेमोग्राफी चेंज करके कंट्रोल लेजिस्लेशन करने के लिए। ठीक है, यानी कि अब जहां पर अब इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। ठीक है, अब एक तो देखें ना यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी बेटा क्या होती है? अ, अब यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब रिपील किया स्पेशल स्टेटस 370 एक्ट के तहत, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया एक जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। मैं लिख देती हूँ, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अब नए तरीके से हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे एक्ट, जिसमें अब इन्होंने क्या किया, अलग यानी कि लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को अलग सेपरेट टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि जो पीपल ऑफ लद्दाख हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि लद्दाख एक सेपरेट टेरिटरी होना चाहिए सिंस 1930, क्योंकि अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है कश्मीरीज की तरफ से। और लद्दाख के अंदर कल्चरल डिफरेंसेस हैं। लद्दाख मुस्लिम मेजोरिटी वैली है, वहां पे मुसलमान ज्यादा है, इसलिए लद्दाख को तो उन्होंने कहा कि हाँ लद्दाख को हम अलग कर रहे हैं, लेकिन लद्दाख के अंदर कोई किसी किस्म की लेजिस्लेशन नहीं है। पाकिस्तान क्लेम करता है लद्दाख को, क्योंकि वहां पे सारे मुसलमान हैं तकरीबन। समझ आई ये चीज आपको? यस मैम, थैंक यू। मैम मतलब ये जो डिप्लोमेटिक स्टेप्स हैं इसमें तो मतलब मेन स्टेप तो इनका एक ही है कि जो खुद कह रहे हैं कि इट्स आवर इंटरनल मैटर। इंटरनल मैटर के अंदर वो इसलिए कह रहे हैं कि इसको फिक्स हम जो कर रहे हैं ना, इंटरनल मैटर इसलिए ये है कि वी नीड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कश्मीर, और इसके अलावा हमें कोई और वे आउट नहीं मिलता। तो इंटरनल मैटर जब भी कोई स्टेट अपनी फॉरेन पॉलिसी में कह देती है तो इसका मतलब होता है इन द बिगर इंटरेस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, कि इसमें रियासत का जो अपना नेशनल इंटरेस्ट है उसके लिए वो कर रही है। राइट मैम। अच्छा,
अब हम आगे चलते हैं। एक मिनट में जरा चैट देख लूं। फॉरेन नरेटिव में इनका ये है कि जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि ये हमारा इंटरनल इशू है, हमारा अपना मसला है, हम खुद हल करेंगे। और दूसरा, इंडिया क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके, यूएई सबके साथ उसके बड़े खूबसूरत ताल्लुकात है, इकोनॉमिकली वहां पे वो क्लाउड है, तो इसलिए उसको कोई अपोज नहीं करता। तीसरी चीज वो कहता है वही कि हम कश्मीर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं जी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, सिंपली सुन लीजिए कि कश्मीर ने ऐसा क्यों किया, सॉरी इंडिया ने ऐसा क्यों किया, रीजंस क्या हैं बिहाइंड रिवोकेशन। ये जो रिवोक किया ना स्टेटस, इसके पीछे क्यों किया? पहली रीजन, इलेक्टोरल गेन्स। मैम फिर आपका ये बोर्ड में नहीं नजर आ रहा। नहीं आ रहा बोर्ड नजर? अब आ मैम अब गया शो मैम, हो रहा है। अब हो गए। इलेक्टोरल गेन्स। मोदी को वोट चाहिए थे, उस हिंदुत्व आइडियोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले उसने इलेक्शंस में फायदा हासिल करने के लिए ये काम किया, और फिर जब इलेक्शन जीता तो ये करके उसने कहा मैंने वादा सच कर दिखाया। उसके बाद डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग, वो मैंने आपको काफी टाइम से बता रही हूँ। डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग का मतलब है हिंदू मेजोरिटी से आप क्या हो रहे, मुस्लिम मेजोरिटी से आप हिंदू मेजोरिटी में चेंज करना चाहते हैं चीजों को, तो डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग, ये दो काम करने थे। देखें, आपने डोमिसाइल लॉ जब इंट्रोड्यूस किया तो नॉन कश्मीरीज वहां पे जमीन भी ले सकते हैं, जॉब भी ले सकते हैं। 1,80,000 एक्स मिलिट्री पर्सन और उनकी फैमिलीज को ये इस रीजन में लेकर आए हैं। तो बुनियादी तौर पे जो उनका गोल है कि चेंज करना है मुस्लिम मेजोरिटी डेमोग्राफी को, वो स्ट्रेंथन हो गई है। तो कल कला अगर प्लेबिसाइट हो भी गया तो उस प्लेबिसाइट के अंदर क्या होगा? उस प्लेबिसाइट के अंदर ये होगा कि भाई ये तो ऑलरेडी इंडिया के साथ लोग जाना चाहते हैं। और मैम इस पे पाकिस्तान का सिर्फ एक ही स्टांस है कि प्लेबिसाइट होना चाहिए। उन्होंने उस रीजन को ही खत्म कर दिया कि प्लेबिसाइट हो भी तब भी कुछ नहीं हो दैट्स द सकता। पॉइंट। हाँ, अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं। थोड़ी सी ना बेटे इसमें लीगल डिबेट भी है। जो प्रो मोदी लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये चीज जस्टिफाइड है कि गवर्नर ने जो अप्रूव कर दिया कश्मीर के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि हाँ भाई अब स्पेशल स्टेटस रिवोक हो गया। ये डिसीजन इंडिया के आइन के मुताबिक है। इस इंडिया के पीछे हिंदुत्व की एक नेशनलिस्ट अप्रोच मौजूद है। लेकिन वो लोग जो कश्मीरी, यानी कि हम जिस तरह, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ये कहता है कि गवर्नर का अप्रूवल इज इनवैलिड। गवर्नर तो लोगों का नुमाइंदा ही नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि हमने गवर्नर से पूछ के स्पेशल स्टेटस खत्म किया है। स्पेशल स्टेटस कश्मीर असेंबली का 2/3 मेजोरिटी से रिवोक हो ही नहीं सकता। और कुछ लीगल एक्सपर्ट ये कहते हैं कि कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो 1954 में डिसॉल्व हो गई थी। उसके बाद और कोई कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं। तो रिवोकेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के अगेंस्ट है, इंडिया के आइन के खिलाफ है। लिहाजा इसलिए हम ये कहते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव है, ये गैर आईनी हरकत है जो इंडिया ने की है। ठीक हो गया? यहां तक तब आपको कश्मीर समझ आ गया। मैम रेजिडेंट स्टेटस अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आ गया है। खत्म हो गया ना स्पेशल स्टेटस। अब उसके बाद वो डोमिसाइल लॉ उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। तो मैम वो इंडिया खुद ही देखेगा, कश्मीर नहीं देखेगा डोमिसाइल लॉ। अब इंडिया ने बुनियादी तौर पे कश्मीर के अंदर इंस्टॉल कर दिया ना। आप समझे कि बैक बाय इंडिया ही देख रहे हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर डोमिसाइल लॉ लेकर आए हैं और उस डोमिसाइल लॉ के मुताबिक अल्टरेशन कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन आज भी कश्मीर में ही मौजूद है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया की लाई हुई है। समझ आइए? जी मैम। अच्छा, अब Excuse 2025 में me, एक सवाल जी बेटा।
ये कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो ख़त्म किया और यूनियन टेरिटरीज बनाई, तो ये तो इनडायरेक्टली ये बॉर्डर कंसिडर हुआ ना, तो इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर कंसिडर हुआ पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो है? नहीं, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, आई एम वेरी सॉरी। मैम ये जो स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया है कश्मीर का, यूनियन टेरिटरी इसको बनाई ना, पहले तो बिल्कुल। इंडिया क्लेम करता था कि ये बॉर्डर नहीं है, लेकिन इसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म करके ये तो फिर एक किस्म का बॉर्डर हुआ ना पाकिस्तान और इंडिया के बीच। ये बॉर्डर इसलिए नहीं है कि बुनियादी तौर पे उसका स्टेटस ही डिफाइन नहीं है ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम उसको बॉर्डर इसलिए कंसिडर नहीं कर सकते कि यहाँ पर उसके क्लेम ही नहीं है कोई टेरिटोरियल हमारे, जो वहां पर हम ये कहते हैं इंडिया के उसके ऊपर टेरिटोरियल क्लेम इनवैलिड है, तो लिहाजा हम इसके ऊपर ना बॉर्डर क्लेम की बात कर नहीं सकते। बेटे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपका एग्जामिनर कहता है डिस्कस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पीस नेम शो नहीं इन, हो रहा दोबारा। अभी होगा, इन साउथ एशिया with reference to Kashmir conflict and nuclear arm race between मैम बोर्ड शो नहीं हो रहा। इंडिया एंड पाकिस्तान। अभी देखें हुआ है, अभी हो जाता है। यस यस मैम। मैम। ये सवाल आया हुआ है जी 2025 के पेपर में। पाकिस्तान इंडिया रिलेशन में वो पूछ रहा है कि क्या आपको लगता है कि कोई अमन कायम हो सकता है। एक तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, आपको पता है कि इनके दरमियान एक न्यूक्लियर आर्म रेस है, अपनी न्यूक्लियर पावर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान के बड़े हाई एम्बिशंस थे, हम घास खा लेंगे लेकिन हम न्यूक्लियर पावर बनेंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वहां पे यूएसए उसको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर अब हमें ये कहा जाता है कि आप देखें, अब ये आपसे सवाल पूछा गया प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पीस के ऊपर, रिकमेंडेशंस, फ्यूचर, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुक का फ्यूचर क्या होगा अगर ये इसी तरह दौड़ रही और कश्मीर का मसला इसी तरह मौजूद रहा। तो ये सवाल आपका पास पेपर में आया हुआ है, यानी कि पाकिस्तान इंडिया रिलेशन की रेलेवेंसी ये है। मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान और इंडिया का जो एक रिलेशन की डायनामिक ये है, और दूसरा आपके पास है यूएस इंडिया ग्रोइंग जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। ये मैं एक अलग टॉपिक पढ़ाऊंगी आपको कि यूएस इंडिया की जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो बढ़ रही है उसका क्या मामला है और वो पाकिस्तान के ऊपर कैसे असर छोड़ती है। फिर आपको ये न समझ आएगी कि आर्म रेस, न्यूक्लियर आर्म रेस कैसे बढ़ रही है। ये तो अब हमने कश्मीर पढ़ लिया। पाकिस्तान नॉट डू द सेम विद जीबी एंड आजाद कश्मीर। क्या करे पाकिस्तान उनके साथ? देखिए जीबी वाले जो थे ना वो अपनी ताकत अपने बलबूते पे आए थे। वहां पे अगर आप देखें ना तो वहां पर भी अल्टीमेटली वो कहते हैं कि वहां की जो लोकल पॉपुलेशन थी ना वो लड़ी थी। उसके बाद हम अगर देखें तो हमने कश्मीर की आपकी अपनी लेजिस्लेटिव जो आपको उसका ऑटोनमस वो, लेकिन वहां पर आपका सेमी ऑटोनमस स्टेटस की बात करते हैं तो पाकिस्तान नॉट टू द सेम विद जीबी एंड कश्मीर। अब ये मुझे सवाल इसलिए समझ नहीं आया कि पाकिस्तान उनके साथ क्या करे, क्योंकि वहां पे कोई डिस्प्यूटेड क्लेम्स नहीं है ना, उसको स्पेशल स्टेटस इंटैक्ट है। मैम ये जो क्वेश्चन आपने डिस्कस किया इसमें मैम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को किस हद तक हमें डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज हमने तो काफ़ी सारा इसमें किया है। आपने तो देखिए, आप कश्मीर किसी भी हवाले से आएगा ना, सबसे पहले आपने क्या करना है, कश्मीर कन्फ्लिक्ट अ बर्ड आई व्यू। अब बेटा इसमें ना एक चीज होती है यूज ऑफ इन्फोग्राफिक। अब मेरे बच्चे यहां पे समझेंगे, ये है कश्मीर कन्फ्लिक्ट अ बर्ड आई व्यू। अब इसमें बेटा एक पेज आपने सिर्फ लगाना है। कैसे? आपने यहां पे पार्टीशन, इलीगल एनेक्सेशन ऐसे लिखना,
फिर आगे बताना है ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और फिर इन एरोस के दरमियान ये बताते जाना है इस दौरान यूएन कमीशन ऑन इंडिया पाकिस्तान बना, यहाँ पे रेजोल्यूशन आई यूएन की तरफ से जी, यहाँ पे ओवन डिक्सन प्लान आया, आते आते यहाँ पे रिवोकेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस। जब इस तरह देखे, आपने नॉलेज अपना रिफ्लेक्ट जरूर करके आना है, लेकिन इस तरह आपने दिखा के आना है, कश्मीर कन्फ्लिक्ट का पूरे का पूरा उसको ना नक्शा दे आना है। अंडरस्टैंड? यस मैम, थैंक यू। अच्छा, अब हम आते हैं अगली बात की तरफ। वो है जी वाटर डिस्प्यूट। ये हमारा लास्ट हेडर है पाकिस्तान इंडिया रिलेशन का। मेल किया था आप लोगों ने काम? यस मैम। ठीक है, मैं यस सलान मैम। से प्रिंट ले लेती हूँ। बेटा सबसे पहले है इंडस वाटर ट्रीटी। (1960). अब इसको सुन ले क्या हुआ। बेटे हुआ यूं, कुछ हालात कुछ ऐसे हुए, एक मिनट, के अब इंडस वाटर ट्रीटी का कुछ मामला यूं है, इसको हम यहाँ पर इस तरह अंडरस्टैंड करते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी के कॉन्टेक्स्ट में पहली चीज अब ये होती है कि बच्चे, आपके पास पाकिस्तान को कहा जाता है कि उसके डिस्क्राइब करता है कि गिफ्ट ऑफ इंडस। पाकिस्तान एग्रीरियन इकोनॉमी है, हमारा एग्रीकल्चर सेटअप है, हम इंडस रिवर और उससे निकलने वाले जो पानी है उसके ऊपर ही हम रिलाई कर रहे हैं। 1947 में तकरीबन 37 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड जो है वो इरिगेट होती थी इंडस से, और ये जो रिवर है हमारे सारे के सारे, इसको हम कहते हैं कि ये इंडस बेसिन सिस्टम का हिस्सा है। अब क्या होता है कि मुख्तलिफ हमारे जो रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं, कोई हिमालय से होता है, कोई हिमाचल प्रदेश होता है, तो वो बुनियादी तौर पे वो सारे के सारे कश्मीर से बहते हुए पाकिस्तान की तरफ आते हैं। तो इस तरह अब इंडिया जो है वो है अपर राइपेरियन, यहाँ से पानी आ रहा है, पाकिस्तान है लोअर राइपेरियन। अब जो आप देखे ना, आप पानी ऊपर से नीचे भेज रहे हैं तो आपको उसके ऊपर कंट्रोल है, इंडिया का कंट्रोल है। बेटा क्या हुआ कि अब कश्मीर की यहाँ पे इंपॉर्टेंस एक और ये भी देख लें कि ये पानी कश्मीर से होके आता है। अब जो पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट बड़े सगीर पाक को, इनकी जब पार्टीशन होती है तो इंडिया को है उसको 3 रिवर्स मिलते हैं। स्ट्रेटेजिक अपर हैंड है, जारी बात है, वो आपका अपर राइपेरियन है, तो इसलिए उसको आप ये कहें कि अपर हैंड हासिल हो जाता है। अब वो पानी के ऊपर उसका कंट्रोल ज्यादा है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। अब यहाँ पर हम देखते हैं 1948 के अंदर, अब ये सिर्फ सुन लें, इस डिटेल में इतना हम नहीं जाते, कि इंडिया क्या करता है, पानी की सप्लाई पाकिस्तान की रोक देता है। अब पाकिस्तान को इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक 2 रियासतें और भी दुनिया में बड़ी रियासतें हैं कि जो पानी आपस में शेयर कर रही हैं, बी एन अपर एंड लोअर राइपेरियन स्टेट। लेकिन ये जो मामला है कि भाई इस तरह इलीगली जो पानी को रोका गया या कंट्रोल किया गया, तो ये चीज बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए डैमेजिंग है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आपका, अल्लाह भला करे जी, पाकिस्तान एग्रेरियन इकोनॉमी है, और एग्रेरियन इकोनॉमी होने के नाते पाकिस्तान की तो रोटी जो है वो इसके साथ लिंक है। तो जब रोटी पाकिस्तान की इसके साथ लिंक है, तो इस किस्म की कोई भी मूव, इस किस्म की कोई भी चीज पाकिस्तान के लिए तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। और हुआ भी ऐसे। अब पाकिस्तान और उसके साथ ही इंडिया ने कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिए डैम। सतलुज रिवर के ऊपर उसने एक डैम बनाना शुरू किया, और इस तरह पूरी की पूरी पाकिस्तान की पानी की सप्लाई रुक गई। पाकिस्तान, गुजारी बात, अब मसला है अब क्या करना है, कैसे करना है। अब ऐसे में 1950 में
पाकिस्तान ने कहा कि हम कोई अपना मुआहदा करते हैं, तो इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया। चेयरमैन था एक पुराना डेविड लेंथन, और उसने कहा नो आर्मीज विद बॉम्ब एंड शेल फायर कुड डिवास्टेट अ लैंड सो थॉरली एज पाकिस्तान could be devastated by simple experiment of India's permanently shutting off of the source of water and keep the fields and people of Pakistan green। ये एक कोट है बेटा, ये आप अपने नोट्स में पढ़िएगा कि आप बुनियादी तौर पे डेविड लिलिंथल इसको कहते हैं, ये इसके नाम की स्पेलिंग है, डेविड लिली एन थल। इसने कहा था कि नो आर्मीज विद बॉम्ब्स, कोई भी फौजी चाहे जितने बॉम्ब और शेल फायर हो इतना नुकसान नहीं कर सकती किसी का जितना पाकिस्तान को हो सकता है सिंपली अगर इंडिया पानी रोक दे, वो पानी जो उसके लोगों और उसकी जमीन की जिंदगी की वजह है। अब इसी दौरान ये जंग अब छुड़ी हुई है कि 1948 में इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है और सतलुज के ऊपर डैम बनाना शुरू कर दिया, सतलुज रिवर के ऊपर। अब इंडस वाटर ट्रीटी आएगी। अब 1952 में बेटा क्या होता है कि वर्ल्ड बैंक का, एक एमसीक्यू है पाकिस्तान अफेयर के, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट यूजीन ब्लैक ऑफर करता है कि हम एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान की वाटर सप्लाईज के मसले को हल किया जाए। अब 1952 में शुरू होने वाली बात 8 साल तक, अब वो कहते हैं 8 साल की मिन्नत समाजत के बाद अल्टीमेटली 19 सितंबर 1960 को एक इंडस वाटर ट्रीटी साइन होती है। तो बेटा इंडस वाटर ट्रीटी ये कहती है कि आपके बुनियादी तौर पे जो आपके ईस्टर्न रिवर्स हैं, ईस्टर्न रिवर्स जिसको हम कहते हैं इंडस, झेलम, चनाब, आईजेसी इंटरनेशनल, आईजेसी से आप याद रखें, आईसीजी से याद रखें, ये होंगे जी पाकिस्तान के पास, और जो रावी है और जो सतलज है और जो ब्यास है ये होंगे इंडिया के पास। अब बुनियादी तौर पे इस ट्रीटी ने इंडिया को फेवर किया, लेकिन इसके साथ सिर्फ इतनी बात नहीं हुई थी, इसके साथ बात हुई थी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की भी। वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि भाई अब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किस तरीके से हुई थी, मंगला डैम बनेगा। मंगला डैम किस दरिया के ऊपर है बेटे, और तरबेला डैम बनेगा। मुझे बताएं मंगला और तरबेला किस दरिया के ऊपर है, मंगला किसके ऊपर और तरबेला किसके ऊपर है? इंडस रिवर। मैम इंडस मंगला मंगला है, झेलम पे मंगला झेलम पे झेलम पे है और झेलम तरबेला इंडस पे। इंडस इंडस पे। उसके अलावा पाकिस्तान को इस ट्रीटी से एक और फायदा ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कहा कि हम तकरीबन 400 माइल की कैनाल सिस्टम बिल्ड करेंगे कि वो पानी जो हम इंडिया इस्तेमाल कर रहा है और जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है उसको कंपनसेट किया जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो तकरीबन 1.3 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट थे बेटे, इसके अंदर फिर इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया, पैसे दिए, यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रोवाइड किया, ऑस्ट्रेलिया ने, बाकी ममालिक ने भी पैसे दिए। अब इस इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बेहतर तरीके से अमल दरामद हो सके, हमारे पास बनाया गया परमानेंट कमीशन, जिसको हम कहते हैं परमानेंट इंडस कमीशन, जिसमें टेक्निकल एक्सपर्ट दोनों ममालिक के शामिल थे। उसके बाद कहा गया अगर कोई मसला होगा तो सबसे पहले तो कमीशन हल करेगा, अगर मसला बढ़ जाए तो फिर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर डिस्कशन होगी, अगर फिर गवर्नमेंट्स भी नहीं इकट्ठी होकर उस मसले को हल करती तो फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट्स होंगे जो वर्ल्ड बैंक उनको जो की तरफ से होंगे और फिर उस मसले का हल निकाला जाएगा। जी आप कल भेज दीजिएगा आयशा। ये हुआ जी मामला। अब उसके आगे क्या हुआ, उसके आगे बेटा अब डिस्प्यूट क्या है। पानी तो चले, अब आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गई ना कि ये आपका ये मेरा, तो झगड़ा कहां पे है? आए अब हम झगड़ा देखते हैं। डिस्प्यूट है पहला
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर कि भाई ट्रीटी साइन होने के बावजूद इंडिया की तरफ से कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके नाम बेटे आप याद रख सकते हैं तो बेहतर है, जिसमें है सालाल डैम, तो बड़ा पुराना है 1970s का। वुलर बराज बांध बांधा जाता है जिसको हम बराज कहते हैं 1980s की। बगलेहार डैम, ये नए नए आपने नाम सुने होंगे। और अभी जो सबसे रिसेंट है वो है किशन गंगा डैम। अब इसमें क्या है, बेसिकली जो सलाल डैम था, इंडिया ने प्लान किया कि वो डैम बनाएगा, ये सलाल डैम चनाब के ऊपर, चनाब रिवर के ऊपर। अब पाकिस्तान के कंसर्न जो हुए कि हमारा जो है ओवर वाटर फ्लो डिस्ट्रप्शन होगी, हमारा तो पानी रुक जाएगा। और इंडस कमीशन फेल हो गया इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। फिर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो है वो निगोसिएशन हुई और कहा गया कि डैम की हाइट छोटी की जाए। फिर वुलर बराज, इंडिया ने कहा वुलर बराज बनाना शुरू कर दिया जी झेलम रिवर के ऊपर। अब झेलम रिवर के ऊपर जब ये किया तो फिर पाकिस्तान ने ये कहा कि भाई ये तो ट्रीटी की वायलेशन है, उसके ऊपर फिर कंस्ट्रक्शन रुक गई। फिर बगलियार जो है इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किया, बगलियार डैम पे चनाब रिवर के ऊपर, चनाब का जो दरिया है उसके ऊपर। अब इस तरह जो हुआ कि पाकिस्तान को ये खौफ था कि ये रिवर फ्लो को मैनिपुलेट करेंगे और मसला बन जाएगा। तो रिजल्टेंटली हम ये देखते हैं कि इंडिया ने उस चीज को किया, नेगोशिएशन फेल हो गई, पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास भी गया, न्यूट्रल एक्सपर्ट को भी बुलाया गया। तो उस एक्सपर्ट ने फिर 2007 में कहा कि पाकिस्तान की जो ऑब्जेक्शंस हैं वो ठीक है कुछ हद तक, तो लिहाजा इस हाइट को, इस डैम को जो आप बना रहे हैं उसकी हाइट को कम किया जाए। किशन गंगा में बेटा इंडिया ने प्लान किया कि वो पावर प्रोजेक्ट बनाएगा किशन गंगा ट्रिब्यूटरी के ऊपर, जो कि झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है। पाकिस्तान ने उसको ऑब्जेक्ट किया कि ये अगेन आप इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन कर रही हैं। डिस्कशंस के बावजूद कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। पाकिस्तान बुनियादी तौर पे ये कहता है कि अगर ये चीज बढ़ गई, अगर ये डैम कंस्ट्रक्ट हो गया तो ये शेयर वायलेशन है इंडस वाटर ट्रीटी की। तो ये आपके और इंडिया के पानी के मसले। और उसके अलावा बेटे मसला कि इंडस वाटर ट्रीटी बेशक एक बेहतरीन किस्म की ट्रीटी है। पाकिस्तान अफेयर में मैंने लास्ट टाइम बच्चों को टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन भी दिया था कि उसको हमें री इवेलुएट करने की जरूरत है। उसको क्रिटिसिज्म इसलिए मिलता है कि साइंटिफिक, लीगल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल हर लेवल की उसमें शॉर्टकमिंग है। जब ये ट्रीटी आई तब वाटर स्कार्सिटी हमारा मसला नहीं था। उस वक्त हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर सकते थे, पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं थी, क्लाइमेट चेंज नहीं था। अब ये सारी चीजें आ गई हैं, इसलिए इंडस वाटर ट्रीटी को री इवेलुएट करने की जरूरत है। जो डिस्प्यूट्स हैं वाटर चैलेंजेस के, उनको री इवेलुएट करने की जरूरत है, क्योंकि जो वाटर स्ट्रेस है और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये बहुत बड़े मसले हैं। अगर इनके ऊपर हमने काबू ना पाया तो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा। अब आ जाए जी जरा लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर की तरफ। रिकमेंडेशंस दें जी। इसके लिए आप भी अपने जेहन में रखिए, ये एक मैं इसका स्केलेटन आज बनाने लगी। रिकमेंडेशन जब देनी है तो वो देनी है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म देनी है वो है रिएक्शनरी, जो मीडियम टर्म देनी है वो देनी है प्रिकॉशनरी,
और जो लॉन्ग टर्म देनी है वो देनी है डेवलपमेंटल। रिएक्शनरी में होता है यूज ऑफ फोर्स या चैनल्स। प्रिकॉशनरी में होता है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल एंड डिप्लोमेटिक। अब मैंने सिर्फ आपको ये फार्मूला देना है, आपने मुझे कल रिकमेंडेशंस देनी है इस फार्मूला को यूज करके, ताकि कोई भी मेरे बच्चों के पास सवाल आए तो वो इतने वेल वर्स हों कि वो रिकमेंडेशन दे दें। बेटा शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन होती है रिएक्शनरी। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात खराब है, फौरी तौर पे क्या किया जा सकता है? फौरी तौर पे क्या किया जा सकता है? डिफेंस को अपने को मजबूत करके उनकी तरफ से होने वाली हर जहरीत का मुकाबला किया जा सकता है। मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल यहाँ पे मिसाल दे रही हूँ। उसके बाद ये हो सकता है किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके पाकिस्तान और इंडिया के जो दरमियान फौरी तौर पर जो चीजें हैं उनको सॉल्व करने के लिए जंग बंदी है, सीज फायर है, वो कराया जाए। मीडियम टर्म में प्रिकॉशनरी मेजर, आप उनके साथ इकोनॉमिक टाइज को बेहतर करें, आप उनके साथ ट्रेड को इंप्रूव करें, आपके पॉलिटिकल लीडर्स को चाहिए कि वहां के विजिट करें, उनको इनवाइट करें, और अलोंग विद दैट आपको एक और चीज यहाँ पर ये है कि उन लोगों को इस चीज को बावर कराया जाए कि इनके दरमियान ट्रस्ट बिल्डिंग जो है वो किस तरीके से हो सकती है। अब जो थर्ड लेवल पे लॉन्ग टर्म गोल है वो है डेवलपमेंटल। डेवलपमेंट का मुराद है कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप आ जाएं, आप सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी करें, आप कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम लेकर आए। डिप्लोमेसी के अंदर अब आपके जो टूल्स ऑफ डिप्लोमेसी होते हैं बेटा, वो होती है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के अंदर अब आपके पास जो टूल्स होती हैं उसके अंदर आप क्या करते हैं? कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स करते हैं। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के बाद जो हम दूसरा काम करते हैं वो हम ये करते हैं कि हम स्पोर्ट्स मुख्तलिफ किस्म की अरेंज करवाते हैं। उसके बाद पाए जाते हैं, और हमारे पास एक बहुत खूबसूरत चीज है जिसको कि हम यूज कर सकते हैं, हम कैश कर सकते बेटा, उसका नाम है रिलीजियस टूरिज्म। इसका मतलब है कि इंडिया के अंदर, पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी जगह हैं कि जो हिंदुओं की, हिंदू यात्रियों की, आप ये कह सकते हैं कि मुकद्दस जगह हैं, जिसमें कि आपका पंजा साब है, जिसमें कि आपका करतारपुर है, जिसमें कि आपका शिव जी का मंदिर है, जिसमें कि आपका ये वो वाला कलर कहार वाली साइड वाला। तो उन तमाम जगहों के लिए हम क्या करें कि एग्जाम्शन दें इस पॉलिसी के ऊपर कि हमने इनको किस तरह लेके चलना है। उसके बाद डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में एक और चीज बड़ी जरूरी है कि आपकी ट्रेड, आपकी इकोनॉमी, इसको आप अलग करें अपने कश्मीर इशू से। कश्मीर इशू के स्टांस पे आप बेशक जुड़े रहें, अड़े रहें, लेकिन बाकी जो दरवाजे हैं उनको जरूर खुला रखें। ये है बेटा आप लोगों का क्वेश्चन के व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पीस, यानी कि मैं आपसे रिकमेंडेशंस पूछ रही हूं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान इंडिया रिलेशन। आपने मुझे 8 रिकमेंडेशंस बना के देनी है और इसी फॉर्मेट को अपने जेहन में रखते हुए मुझे वो 8 रिकमेंडेशंस आपने दे। हाँ मैम भाई। ये जो हेडिंग्स आपने दिए हैं शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म, ये हमें देनी तो नहीं है, जस्ट फॉर नहीं, ये आपने माइंड में रखनी है। दिस इज अ माइंड मैप। यस मैम, अंडरस्टैंडिंग करनी है, सिर्फ आगे जर्नली जो है वो रिकमेंडेशंस देनी है। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे बेटा जहां तक किसी का कोई सवाल है? मैम अगर हम लोग न्यूज़पेपर से कोई चीज इसी के रिलेटेड उठा लें तो फिर उसका हम लोग रेफरेंस से न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे या उसका एडिटोरियल का आप नाम न्यूज़पेपर का लिखेंगे? नाम लिख दें, न्यूज़पेपर का नाम लिख ठीक दें। है शॉर्ट टर्म में बेटा सही। कि फौरी तौर पे जो रिएक्शनरी अप्रोच है, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं आग लगी है,
अच्छा जी पानी डाल दें, ये रिएक्शनरी अप्रोच है, ये शॉर्ट टर्म अप्रोच है। लेकिन अब आग लगने से बचाना है तो ये आपकी मीडियम टर्म अप्रोच है। मैम, आपने आज जो आर्टिकल भेजा था उस नॉन काइनेटिक मेजर्स को यूज करके जो है इंसर्जेंसी को काउंटर किया जा सकता है, तो मैम ये जो उनका क्रिटिकल एनालिसिस है हम अपनी तरफ से अपनी बेसिस पे कि पेपर में कर हाँ, सकते हैं, उसके लिए तो यस, रेफरेंस देना। आपने इस्तेमाल कोई रेफरेंस नहीं करना, आपने उनके अल्फाज उठाने और आपने उसको अपना क्रिटिकल एनालिसिस बना के लिखना। ये मैं आगे आपको बताऊंगी। ऐसा नहीं होता बेटा कि आप अपना लिख रहे होते, हम उन्हीं के नॉलेज को यूज करते हैं और उसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक हो गया? मैम क्लियर इसमें एक एवरीबॉडी? क्वेश्चन था यस ये मैम। असाइनमेंट के हवाले से कि ये जो श्योर। हमें सॉल्यूशंस देने हैं ये रिगार्डिंग डिस्प्यूट ऑफ वाटर ट्रीटी पे देने हैं, ओवरऑल नहीं, इंडिया पे देने जर्नल पाकिस्तान इंडिया रिलेशन के, सो यू हैव टू फोकस्ड ऑन वाटर डिस्प्यूट, न्यूक्लियर आर्म रेस एंड कश्मीर इशू। हैं? सारे राइट जितने मैम। भी हमारे ना पॉइंट ऑफ कंटेंशन है उन तमाम को माइंड में रखना है। अच्छा बेटे, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है उसको मैं थोड़ा सा टच कर देती हूँ, टाइम हमारे पास नहीं रहा, बिल्कुल 2 मिनट ही रह गए हैं। लेकिन जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है पाक चाइना। पाकिस्तान चाइना रिलेशन के अंदर एक सवाल है हमारा, और वो है सी पैक। सी पैक 2.0, इसके अंदर हर्डल्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, और फिर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए टू ऑब्टेन द पोटेंशियल ऑफ सी पैक। सी पैक के पोटेंशियल को हासिल करने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन के लिए बेटा कहा जाता है हायर देन हिमालयाज, डीपर देन ओशन, stronger than steel, sweeter than honey। इतनी जी मजबूत दोस्ती है बेटे। सिंस एस्टेब्लिशमेंट डिप्लो हमने ताल्लुकात आपस में इस्तवार किए बनाए 1951 में, सॉरी मुझे नहीं आता 51 को क्या कहते हैं। दोनों रिलेशन जो आपकी नेशंस हैं पाकिस्तान और चाइना, उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, पॉलिटिकल ट्रस्ट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, कोलैबोरेशन है, मिलिट्री कोलैबोरेशन है। पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जिसने चाइना को रिकॉग्नाइज किया। चाइना का पूरा नाम है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी। आप चाइना का जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में, या पॉलिटिकल साइंस में जब आप माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पीआरसी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, और रिपब्लिक ऑफ चाइना में क्या फर्क है। चाइना की इंटरनेशनली चाइना आइसोलेटेड था 1960s में 70 में, लेकिन एक दिहाई के अंदर चाइना ने पाकिस्तान को मिलिट्री असिस्टेंट भी दी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी दी, इकोनॉमिक एड भी दी, और अब सी पैक का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बीआरआई का, ये इस चीज को हमें बताता है कि पाकिस्तान और चाइना के कितने मजबूत ताल्लुकात हैं। और पाकिस्तान और चाइना जो हैं वो ऑल वेदर फ्रेंडली रिलेशंस रखते हैं। इनके ताल्लुकात के दरमियान दे आर टू ब्रदर्स। कम्प्लेक्सिटीज होने के बावजूद, सिक्योरिटी थ्रेट्स होने के बावजूद, सी पैक के अंदर चैलेंजेस होने के बावजूद, पाकिस्तान और चाइना आपस में एक दूसरे के लिए क्रूशल किरदार अदा करते हैं। अब इस रिलेशन के अंदर क्या चीज स्पेशल है, पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन का हम कंप्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी, इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर भी, बाउंड्री के हवाले से भी, और फिर बेटे हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला सी पैक। सी पैक की हिस्ट्री से ज्यादा मैं डिस्कस करूंगी सी पैक के प्रेजेंट फैक्ट, सी पैक के प्रॉब्लम्स, सी पैक के इश्यूज। तो इंशाल्लाह हम उसके अंदर ये चीजें लेके चलेंगे। हाँ भाई, कर रहे हैं एंड क्लास, कहते हैं क्लास एंड करें। चलें जी, आई होप दैट थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू सो मच बेटे, एंड आई विश यू ऑल वेरी गुड लक। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करते हैं, और चलें जी कर लें नेक्स्ट क्लास। सो अल्लाह हाफिज, अल्लाह गुड हाफिज मैम। लक।